थानेदार था और मेरे पास एक औरत अपनी 13 साल की बेटी के इंसाफ के लिए भीख मांगने आई और बोली, चौधरी ने मेरी बेटी के साथ गलत काम किया है। तो मैंने चौधरी से पैसे लेकर मैंने भी उस लड़की के साथ गलत काम किया और उन्हें निकाल दिया। तो वो औरत मुझे बद्दुआएं देने लगी और बाहर जाकर उसने पागलपन में अपनी बेटी को कत्ल कर दिया और खुद जेल चली गई। मैं पैसों से भरा बैग उठाए घर खुशी खुशी लौटा तो सामने मेरी पत्नी बिखरी हालत में पड़ी थी और जब उसने बेटी की तरफ इशारा किया तो मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मैं अपनी कुर्सी पर बैठा ऊँघ रहा था। रात का समय था और मेरी ड्यूटी गांव के एक पुलिस स्टेशन पर लगी हुई थी। अभी मैं यही सोच रहा था कि जाकर स्टेशन में बने कमरे में लेटकर अपनी नींद पूरी कर लूं कि तभी एक औरत रोती हुई स्टेशन में आई। ये बहुत पिछड़ा हुआ गांव था, इसलिए पुलिस स्टेशन भी टूटी फूटी हालत में ही बना हुआ था। खुला आंगन था जहां पर टेबल कुर्सी पर मैं बैठा हुआ था। 2-3 कांस्टेबल थे और आने वाले लोगों के लिए 3-4 कुर्सियां लगाई गई थीं। तभी एक औरत अपनी कमसिन 13 साल की बेटी के साथ अंदर चली आई। उस बच्ची की हालत बड़ी खराब थी। चेहरे पर होठ के पास चोट का निशान था जिसमें खून बह रहा था। सर भी चोटिल था। वो बच्ची सिसक सिसक कर रो रही थी। काली चादर से उसने खुद को लपेट रखा था। मैं रात के समय किसी औरत का ऐसे पुलिस स्टेशन में आने की उम्मीद नहीं रखता था। एक तो मेरी आंखें भी नींद से चूर थीं और बहुत ज्यादा थका हुआ था। वो औरत रोते हुए मेरे सामने आई और कहने लगी कि उसकी 13 साल की बेटी के साथ बलात्कार हुआ है। ये सुनकर तो मेरी नींद से चूर आंखें फौरन ही खुल गईं। मैंने एक नज़र उस कमसिन लड़की पर सिर से पैर तक डाली जो मुश्किल से 13-14 साल की थी, लेकिन थी बड़ी सुंदर। पहले तो मुझे उसे देखकर तरस भी आया। दुबली पतली सी वो बच्ची इस कम उम्र में बलात्कार का शिकार हुई थी। मैंने कहा कि रिपोर्ट लिखवाओ, किसने तुम्हारी बेटी के साथ ये हरकत की है, उसका हुलिया बताओ और पूरा वाकया भी बताओ। मैंने रजिस्टर खोला और पेन से लिखने लगा। वो कहने लगी कि मेरी बच्ची के साथ चौधरी ने बलात्कार किया है। मेरा तो पेन हाथ से छूट गया था। मैंने उसे फिर से देखा। मैंने कहा, क्या नींद में जाग कर आई हो? जो मुंह में आ रहा है बक्के चली जा रही हो। वो कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ, मेरी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है और वो करने वाला चौधरी है। भगवान के लिए मुझे इंसाफ दो। मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे लगा कि वो औरत बावली हो गई है। अगर चौधरी ने उसकी बेटी के साथ कुछ किया भी था तो ये कोई अनहोनी बात ना थी। गांव के चौधरी तो ऐसे काम करते ही रहते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी औरत ने या गांव के किसी भी इंसान ने पुलिस स्टेशन आकर गांव के चौधरी और जमींदारों के बारे में कंप्लेन नहीं की थी। ये औरत तो देखने में भी काफी गरीब और बेसहारा सी लग रही थी, लेकिन ये इतनी भी बेवकूफ ना थी कि समझ न सके कि चौधरी को किसी भी काम की रोकथाम नहीं है। वो जिसे चाहे अपनी हवस का निशाना बना लेते हैं, लेकिन कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने नहीं आता। मैंने कहा कि तुम कैसे कह सकती हो कि चौधरी साहब ने ये सब किया है। मैं उसे बातों से टालने की कोशिश करने लगा। चौधरी साहब की पहुंच को मैं अच्छी तरह से जानता था। अगर मैं इंसाफ के तगाजे को पूरा करता तो यकीनन मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया जाता। और जब से मैं गांव में आया था, चौधरी साहब की मेहरबानी मुझ पर बारिश की तरह से बरस रही थी। मेरे घर पर राशन महीना ख़त्म होने से पहले डाल दिया जाता था। इसके अलावा मेरे बच्चों की पढ़ाई के खर्चे भी चौधरी साहब पूरे कर रहे थे। हम पुलिस वालों को पुलिस की नौकरी से मिलता ही क्या है? जितनी हमें सैलरी मिलती है इसमें हम इंसाफ करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। फिर मेरा शुमार भी ऐसे पुलिस ऑफिसर में होता था जिसे अपनी जेब भरने की ज़्यादा फिक्र सताती है। मैं अपनी वर्दी के जोर पर भोले भाले और गरीब गाँव वालों को अपनी जेब भरने के लिए इस्तेमाल करता था। किसी होटल या ढाबे पर जाता तो खूब पेट भरकर खाना खाता। अगर होटल वाला पैसा मांगता तो उसे कहता कि तुझे पता है कि मैं कौन हूँ? मैं इस गांव का पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मुझसे पैसे मांग रहा है। डालू तुझे जेल के अंदर। 2 दिन जेल की हवा खाओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। गांव वाले मुझसे डरने लगे थे। फल वाले के पास जाता तो वो शॉपर भर कर फल मुझे दे देता। सब्जी वाले के पास जाता तो सब्जी भी मुफ्त में मिल जाती। इसी तरह और बाकी चीज़ें भी। जिंदगी बड़े मज़े से गुजर रही थी। मैंने उस औरत की बात पर कान नहीं धरे और कहा कि देखो, यही सही है कि तुम जिस खामोशी से इस पुलिस स्टेशन आई हो उसी खामोशी से वापस चली जाओ और भूल जाओ कि तुम्हारी बच्ची के साथ ऐसा कुछ हुआ भी है। इसी में तुम्हारी बेहतरी है। वो मुझे देखकर कहने लगी, आप तो इंसाफ दिलाने के लिए हमारे गांव में आए हैं। मैं क्यों खामोश रहकर इन चौधरियों के जुल्म को बर्दाश्त करूं? अगर आज मैंने कुछ नहीं कहा तो वो कल को फिर मेरी बच्ची के साथ जुल्म करेगा। मेरी मासूम सी बच्ची को हवस का निशाना बनाएगा। मैं तो बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ कि आप तो हमारे गांव के रक्षक बनकर आए हो। हमारी बच्चियों की इज्जत की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी ही है जी। वो मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने लगी। मैंने कहा कि बस मुझे ज़्यादा सबक पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं किताबों में पढ़ चुका हूँ। ऐसा करो, रिपोर्ट लिखवाओ। मैंने उकताकर कहा था।
उसने पूरा वाकया बताया कि वो औरत चौधरी के घर में नौकरी करती थी। विधवा औरत थी, इसलिए अपनी बेटी और अपना पेट पालने के लिए उसने नौकरी चौधरी के घर काम करना शुरू कर दिया। खुद तो काली सी थी, लेकिन बेटी खूबसूरत थी। चौधरी ने जब उसकी बेटी को देखा तो अपना हर काम उसी से कहने लगा। चौधरी अच्छी खासी उम्र का इंसान था, यही कोई 50 से 55 के लगभग। इसलिए उस औरत ने भी यही समझा कि उसकी बेटी को अपनी बेटी जैसा समझकर ही काम कहता होगा। लेकिन चौधरी इस बच्ची को अपने कमरे में बुला लेता और फिर घंटा घंटा वही अपने कमरे में रखता। जब वह कमरे से बाहर आती तो रोती हुई आती। माँ को कुछ शक सा होने लगा, लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। माँ उससे पूछती कि तुम्हें हुआ क्या है, तो वह सर में नहीं में हिला देती, क्योंकि वो चौधरी उसके साथ कुछ गलत हरकतें करता था और फिर उसे डांटता था कि खबरदार, जो तूने ये बातें किसी और से की। वो लड़की इस हरेसमेंट से परेशान होने लगी थी। एक बार चौधरी ने कहा कि अपनी बेटी को रात में यहीं रहने दो, मेरी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है और ये उसके पास रहेगी, उसका ख्याल रखेगी। वो औरत कहने लगी कि आपके घर में तो नौकरानियों की कोई कमी नहीं है, मैं अपनी बेटी को रात में किसी के घर नहीं छोड़ती। चौधरी कहने लगा कि तुम्हारी सारी तनख्वाह काट लूंगा और जो तुम्हारे पति ने तुम्हारे घर के कागज मेरे पास रखवा कर फिर मुझसे पैसे उधार लिए थे, वो भी मुझे अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें तुम्हारे घर से भी निकलवा दूंगा। तुम लोग होते ही ऐसे हो, अपने रोने रोकर हम लोगों से पैसे बटोर लेते हो, जब हमें काम की जरूरत पड़े तो नखरे दिखाते हो। मेरी बेटी बीमार है और फिलहाल कोई ऐसी नौकरानी नहीं जो उसका ख्याल रखे। तुम अपनी बेटी को यहीं छोड़ जाओ, वरना मैं तुम्हें घर और गांव से दोनों से निकलवा दूंगा। वो बहुत घबरा गई थी, इसलिए अपनी बेटी को उसने वहीं छोड़ दिया। लेकिन वह बच्ची अपनी माँ का आंचल पकड़कर कहने लगी कि माँ, मुझे यहाँ मत छोड़कर जाओ। इससे पहले कि वो बच्ची अपनी माँ को कुछ बताती, चौधरी की घूरती नजरों ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था। उसकी माँ ने कहा कि एक रात की बात है बेटा, तो इनकी बेटी की खूब सेवा करना, सुबह मैं तुझे लेने आ जाऊंगी। लेकिन क्या पता था कि चौधरी उसके साथ क्या बदसलूकी करेगा। औरत वापस चली गई। चौधरी की पत्नी उस वक्त वहीं थी। चौधरी की बेटी वाकई बीमार थी, लेकिन उस कमसिन बच्ची को रखने का मकसद कुछ और ही था। जैसे ही वो औरत अपनी बच्ची को रोते हुए वहां छोड़कर गई तो चौधरी के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। वो औरत तो वहां से जा चुकी थी। बच्ची ने रोते हुए डर कर वापस पलट कर देखा तो चौधरी अपनी मूंछों को ताव देते हुए उसे ही देख रहा था। चौधरी की पत्नी तो अपनी बेटी के कमरे में जा चुकी थी, क्योंकि उनको दवा देने का समय हो चुका था। जबकि चौधरी ने उस मासूम बच्ची को अपने पास रोक लिया और कहने लगा कि लड़की, आकर मेरे पैर दबा। वो डरती हुई मासूम लड़की चौधरी के पैर दबाने लगी। वो ऐसे ही कुर्सी पर टेक लगाए मेज पर टांगे रखे बैठा रहा। अगले ही पल अपनी टांगे झटक कर कहने लगा कि बस चल, अब मेरे साथ कमरे में चल और मेरी टांगे दबा। वो लड़की डरते डरते उसके कमरे में जा चुकी थी। चौधरी की पत्नी तो अपनी बेटी के साथ कमरे में थी। जबकि उस दिन चौधरी ने मासूम बच्ची के साथ कई घंटों तक दरिंदगी दिखाई। न सिर्फ उसके साथ बलात्कार किया, बल्कि उसे जुल्म का निशाना भी बनाया। वो बच्ची मारे डर के अगर चीखती या चिल्लाने की कोशिश करती तो चौधरी उसके साथ और जुल्म करता, यहाँ तक कि अपना मकसद पूरा करने के बाद कचरे की तरह उसे कमरे से बाहर फेंक चुका था। वो बच्ची कमरे से बाहर जब गिरी तो उसी पल चौधरी की पत्नी भी अपनी बेटी के कमरे से बाहर निकल रही थी। उसने उस मासूम सी बच्ची की हालत देखी तो फौरन अपना मुंह फेर चुकी थी। भला आखिर वो क्या कहती। अपने पति की आदत से वो भी अनजान नहीं थी, मगर चौधरी के सामने चलती किसकी थी। बच्ची के चेहरे पर और जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे। उसका चेहरा नोचे जाने की वजह से जख्मों से भरा हुआ था। आधी रात का वक्त था जब दरवाजे पर दस्तक हुई थी। वो औरत अपने घर में सो रही थी। कुछ देर पहले ही उसकी आग खुली थी, आग लगी थी। जब दरवाजे पर दस्तक सुनकर वो घबराकर उठ बैठी। सोचने लगी कि रात के इस वक्त कौन आ सकता है। घर में तो थी भी वो अकेली, कोई चोर उचक्का तो नहीं था। यही सोचकर वो डरते डरते दरवाजे के पास आई और दरवाजे में एक छेन से जब झाँक कर बाहर का दृश्य देखा तो उसकी जान निकलने लगी। वो फौरन दरवाजा खोला। उसने उसकी बेटी जिस हालत में थी वो तो कांप कर रह चुकी थी। रोते हुए उसकी बेटी ने सारा सच बताया था और वो सीधा अपनी बच्ची के इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंची थी। मैंने उसे दिखाने के लिए वो रिपोर्ट दर्ज की और फिर उस औरत से कहा कि जाओ, अब अपने घर जाओ, कानून को अब अपना काम करने दो। इतना कहकर मैं एक बार फिर कुर्सी पर टेक लगाकर बैठ चुका था। वो औरत मेरे आगे हाथ जोड़कर मेरा धन्यवाद करने लगी और कहने लगी कि साहब जी, बस मुझे इंसाफ जरूर दिला दीजिएगा। मेरी मासूम बच्ची की जिंदगी उस इंसान ने बर्बाद कर दी। वो लड़की अभी तक रो रही थी। जैसे हालत उस लड़की की थी, मैं तो पूरी तरह लड़की को अनदेखा कर रहा था। इसी के साथ ही मैंने उस औरत को और लड़की को वहां से चलता किया। जाते हुए वो बार बार मुझसे यही कह रही थी कि बस मुझे इंसाफ चाहिए, मैं चौधरी को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई और फिर मैं एक बार फिर आंखें मूंद चुका था।
थाने में ही बने कमरे में जाकर लेट चुका था, मगर नींद थी कि मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस बच्ची के आंसू और उस औरत की फरियाद मेरी नजरों के सामने आ रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जैसे सुबह हुई तो मैंने वो रिपोर्ट उठाई और उठकर चौधरी के घर की तरफ जाने लगा। चौधरी की हवेली में पहुंचा तो चौधरी साहब उस वक्त घर पर ही थे। मुझे देखकर बड़ी ही अच्छे से मेरा स्वागत किया। कहने लगे, क्या हुआ, आज हमारे घर की याद कैसे आ गई? क्या पैसे कम पड़ रहे थे या कोई और मसला था? चौधरी साहब की बातें सुनकर तो मैं शर्मिंदा हो गया। फौरन उनके पास जाकर नमस्ते किया और फिर उनके हाथों को अपने आंखों से लगाकर कहने लगा, अरे आप तो हमारे दाता हैं, भला आपके होते हुए हमें कैसे परेशानी हो सकती है? आपकी वजह से ही तो मेरे घर में चूल्हा जल रहा है। इतना कहकर मैं चौधरी साहब के सामने बैठा और फिर कुछ सोचते हुए रिपोर्ट निकालकर सामने कर दी। रिपोर्ट देखकर चौधरी साहब हैरत में पड़ गए थे। ये किसकी रिपोर्ट है? जब उन्होंने रिपोर्ट को पढ़ा तो अगले ही पल माथे पर बल डालकर मुझे देखने लगे। कहने लगे कि ये क्या है, तुमने मेरे खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज कर ली। इतना कहने के बाद वो हंसे थे। रिपोर्ट को किसी फालतू कागज की तरह एक तरफ फेंक कर कहने लगे, मुझे तो हैरत हो रही है कि उस औरत की इतनी हिम्मत हो गई कि वो अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन ही पहुंच गई। मैंने चौधरी साहब की बात सुनी और बोला, चौधरी साहब, ये पहली औरत है जिसको मैंने इतना दिलेर देखा है, मगर ये तो मैंने सिर्फ उसका दिल रख बहलाने की खातिर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। होगा तो वही जो आप चाहेंगे। इतना सुनकर चौधरी उठ खड़ा हुआ। बार बार अपनी मुट्ठियों को मसल रहा था। ये बात उनकी इज्जत पर बन आई थी। भला वो आम सी औरत इतनी दिलेर भी हो सकती है कि गांव के चौधरी के खिलाफ ही रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंच गई। गुस्से में आकर चौधरी साहब ने जो कुछ करने के लिए मुझसे कहा वो तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने फौरन नहीं में सिर हिला दिया और बोला कि नहीं चौधरी साहब, मेरी पत्नी है, मासूम बच्ची है, भला मैं इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता हूँ? मगर चौधरी साहब ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर उसे दबाया और कहने लगे, मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास इनकार का कोई रास्ता नहीं है। मैं तुम्हें इस काम को करने की मुंह मांगी रकम दूंगा, मगर शर्त यह है कि तुम्हें काम पूरा करना होगा। चौधरी साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ चुका था। उनसे यही कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इतना कहकर मैं बेचैनी से अपने घर चला आया। घर में मेरी 12 साल की बेटी मौजूद थी। मुझे घर में आते देखकर मेरी बेटी मेरे पास भागती हुई आई और मेरे सीने से लग गई। मैं तो अपनी बेटी को देखकर सब कुछ भूल चुका था। अगले ही हफ्ते मेरी बेटी का बर्थडे था आने वाला था और वो मुझसे एक बड़ा फंक्शन करने को कह रही थी। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगे महंगे गिफ्ट्स तो अलग थे जो उसने मुझसे कह रखे थे। मैंने उसे उसके बर्थडे पर देने का वादा भी कर लिया था। तभी मुझे चौधरी के दिए हुए पैसे याद आने लगे, मगर जो काम उसने मुझे करने को कहा था मैं भला कैसे करता? भले ही मैं रिश्वतखोर और 2 नंबरी काम करने वाला था, मगर एक मासूम बच्ची के साथ गलत काम करने के बारे में तो सोच भी नहीं सकता था। अगले दिन जब मैं दोबारा थाने गया तो वो औरत मुझसे तो पहले ही थाने में अपनी बेटी को सीने से लगाए बैठी हुई थी। मुझे आता देखकर मुझसे मिलना चाहा, मगर मैंने कांस्टेबल से साफ साफ शब्दों में कह दिया कि नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता। उससे कहो कि इंतजार करे। 4 घंटे तक वो पुलिस स्टेशन के बाहर ही बैठी रही। चिलचिलाती धूप थी। जब 10वीं बार कांस्टेबल मेरे पास आया और आकर बोला कि वो आपसे मिलने के लिए अब मिन्नतों पर उतर आई है, तो मैंने कहा कि अच्छा, उसे आने दो अंदर। जैसे ही वो अंदर आई और आकर कहने लगी कि अभी तक चौधरी सलाखों के पीछे क्यों नहीं आया, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से से उठा और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने सज्जन और अच्छे इंसान पर पैसों की लालच में आकर इल्जाम लगाती हो। तुम्हें तो पैसों की जरूरत थी। जब चौधरी ने देने से मना किया तो तुमने अपनी बेटी के साथ मिलकर उस पर झूठा इल्जाम लगाया। अरे केस तो तुम पर बनता है। इतना कहकर मैंने उस औरत को धक्के देकर थाने से बाहर निकाल दिया और उसकी बेटी को जेल में बंद कर दिया। वो औरत पुलिस स्टेशन के बाहर रोती गिड़गिड़ाती रही, मगर कोई भी उसे अंदर आने नहीं दे रहा था। वहीं जेल में मौजूद वो बच्ची भी रो रही थी। मैंने उसी पल फोन करके चौधरी साहब को इस बारे में बताया। वो खुश हुए। कहने लगे कि बस ठीक है, तुम आधा काम तो कर चुके हो, अब बाकी काम भी कर दो। उसके साथ बलात्कार करो और इतना तड़पाओ कि वो जीते जी मर जाए। मैं अभी वहीं बैठा इस बच्ची को देख ही रहा था कि जब चौधरी साहब की गाड़ी थाने के बाहर आकर रुकी। उससे उनका खास बंदा उतरा और पैसों से भरा बैग मेरे सामने रखकर चला गया। मैं जानता था ये पैसे मुझे किस काम को करने के लिए मिले हैं, तभी मैं वो करने पर मजबूर हो गया जो मैं नहीं करना चाहता था। मैंने उस बच्ची के साथ रेप किया और फिर जेल से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। वो बच्ची रोती बिलखती था। जब थाने से बाहर गई तो उसकी माँ वहीं बैठी थी। अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो सीने से लगाकर पूछने लगी कि कहीं पुलिस अफसर ने तुझे मारा तो नहीं? वो लड़की रोते हुए एक बार फिर अपनी माँ को खुद पर गुजरी तकलीफ के बारे में बताने लगी और बताते हुए वहीं बेहोश हो गई। वो औरत वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर बैठी हुई रोने लगी। वो चीख चीख कर ऐसे रो रही थी जैसे एक माँ अपनी जवान जहान बेटी की लाश पर रोती है। रो रो कर अचानक ही वो हंसने लगी थी।
हंसते हुए एक अजीबोगरीब शब्द कहने लगी, बद्दुआएं देने लगी। उसकी बद्दुआएं दिल दहला देने वाली थीं। मगर मैंने कांस्टेबल से कहा कि इसे यहाँ से चलता करो। तभी देखते देखते उस औरत ने वहीं पुलिस स्टेशन के बाहर कचरे में टूटा हुआ कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी बेटी की गर्दन पर चला दिया। पुलिस स्टेशन के बाहर खून ही खून हो चुका था। उसने अपने हाथों से अपनी बेटी को मार दिया था और फिर उसका खून अपने बालों पर लगाकर वो हंस रही थी, चौधरी को और मुझे बद्दुआएं दे रही थी। मैंने कांस्टेबल को इस सारे मामले को निपटाने को कहा और खुद वो पैसों से भरा बैग लेकर खुशी खुशी घर जाने लगा। आज मुझे घर आने में काफी देर हो चुकी थी, मगर जैसे ही घर में कदम रखा तो अपनी पत्नी और बेटी को देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। दोनों ही बड़ी बुरी हालत में थे। मेरी पत्नी के बाल बिखरे थे, कई जगह से कपड़े फटे हुए थे, यहाँ तक कि मेरी बेटी फर्श पर गिरी पड़ी थी। उनकी ये हालत देखकर मैंने सोचा कि कहीं घर में चोर उचक्का तो नहीं आ गया था। मगर पत्नी मुझे गुस्से से भरी नजरों से देखकर कहने लगी, जिस चौधरी के तुम तलवे चाटते नहीं थकते थे, आज वही चौधरी आया था। उसने न सिर्फ मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई बल्कि तुम्हारी बेटी की इज्जत को भी तार तार कर दिया। ये शब्द मुझ पर पहाड़ बनकर गिरे थे। मैं भी फर्श पर गिरकर रोने लगा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वह चौधरी मेरे साथ भी ऐसा कर सकता है। मुझे एकदम से उस औरत की बद्दुआ याद आने लगी जो मुझे देखकर कह रही थी कि तुम लोगों ने मुझे इंसाफ नहीं दिया, देखना भगवान मेरा इंसाफ करेगा। भगवान की लाठी तो बेआवाज होती है, जो हम जैसे इंसाफ ना करने वालों पर इस तरह से बरसती है, जो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। वो मासूम बच्ची भी तो मेरी ही बच्ची की हम उम्र थी। कैसे पैसों की लालच में मैं इंसानियत के दर्जे से भी गिर चुका था। मेरी पत्नी उठकर मेरे पास आई और कहने लगी कि जो नाइंसाफी तुमने आज तक की है, ये उन्हीं का बदला है कि आज तुम्हारी बेटी इस हालत को पहुंच चुकी है। जाओ, जाकर अब भी उस चौधरी के कदमों में बैठो। मेरी पत्नी इतना कहकर मेरी बेटी को जमीन से उठाने की कोशिश कर रही थी और मैं एक तरफ बुत बना बैठा रो रो कर अपना मुंह नोच रहा था। मेरी बेटी का शरीर जिस कदर बेहरकत था, मैं तो ये भी नहीं जानता था कि वो जिंदा भी है या मर चुकी है। मैंने रोते हुए अपने पास पड़े उस बैग को देखा था जो कि मैंने एक मासूम लड़की की इज्जत का सौदा करने के बदले लिया था। ये पैसे सिर्फ उस मासूम बच्ची के बदले नहीं थे, बल्कि सच्चाई तो ये थी कि इन्हीं पैसों से मेरी पत्नी और बेटी का भी सौदा शामिल था। तभी चौधरी ने ये पैसों से भरा बैग मुझे पकड़ाया था। मैं सोच सोचकर अपना चेहरा नोचता रह गया। कितनी बड़ी गलती कर दी थी मैंने उस चौधरी पर भरोसा करके। मुझे तो अब अपना अस्तित्व ही गाली लगने लगा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।